सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 5 सजीव का आधारभूत मात्रक कोशिका के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने आकृति के बारे में अभ्यास किया था। आज के इस वीडियो में हम कोशिका भित्ति के बारे में अभ्यास करेंगे। कोशिका भित्ति, सर्वप्रथम बच्चों, कोशिका भित्ति किसके अंतर्गत होती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो केवल और केवल वनस्पति कोश में ही होती है। कोशिका भित्ति, जिसको हम कोश दीवार भी कह सकते हैं, कोशिका भित्ति वो केवल और केवल वनस्पति कोशिका में होती है। और हमने आगे पढ़ा था कि कोशिका रस स्तर वह कोशिका का सबसे बाहर का आवरण है। कोशिका रस स्तर कोशिका का सबसे बाहर का आवरण है, परंतु वनस्पति कोशिका में, केवल वनस्पति कोशिका में कोशिका रस स्तर के बाहर भी कोशिका भित्ति का आवरण होता है। वनस्पति कोशिका में कोशिका रस स्तर के बाहर की ओर एक आवरण होता है जिसे हम कोश दीवार कहते हैं, और यह आवरण सख्त होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वनस्पति कोशिका में आए हुए सबसे बाहरी आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति होती नहीं है। मतलब ये जो प्राणी कोशिका और वनस्पति कोशिका का जो अंतर है, उसके अंतर्गत हम चर्चा करें तो प्राणी कोशिका के अंतर्गत कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। वनस्पति कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः कौन से पदार्थ की बनी होती है? कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। वनस्पति कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज नाम के पदार्थ की बनी होती है, और वनस्पति को संरचनात्मक मजबूता ही देती है। वनस्पति को संरचनात्मक मजबूती देती है। कोशिका भित्ति वनस्पति को संरचनात्मक मजबूती देती है। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति वनस्पति को संरचनात्मक मजबूती देती है, ये इसका एक कार्य होगा। और कोशिका भित्ति कौन से द्रव्य की बनी है बच्चों? सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों? सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। अभी कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में हम अभ्यास करें। कोशिका भित्ति के कार्य, तो कार्य के अंतर्गत हम अभ्यास करेंगे तो पहला कार्य है कि कोशिका का आकार बनाए रखती है। कोशिका भित्ति कोशिका का जो आकार है वो बनाए रखती है। वनस्पति कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका का जो आकार है वो बनाए रखती है। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट से, तो वो कोशिका को यांत्रिक मजबूताई भी देती है। कोशिका को यांत्रिक मजबूती देती है। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका को यांत्रिक मजबूती देती है। तीसरे नंबर पर है, वो कोशिका को अधिक जल शोषण से बचाती है। मतलब तीसरा जो उपयोग है वो है जल शोषण से बचाना। कोशिका को जल शोषण से बचाती है कोशिका भित्ति, और वनस्पति कोशिका को अधिक जल शोषण से बचाती है। और चौथा नंबर है कि जो भी पानी या द्रव्य है वो कोशिका में वो प्रवेश करने देती है। ठीक है, क्योंकि पानी या तो द्रव्य का जो पसंदगी का है वो प्रमाण कोशिका रस स्तर करता है। मतलब ये कोशिका भित्ति पानी या तो अन्य द्रव्य को कोशिका के अंतर्गत प्रवेश करने देती है, जिसके कारण जीवंत कोशिका द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान संभवित होता है। क्या बोला बेटा? कि यह जो कोशिका भित्ति है
वो पानी और अन्य द्रव्यों को कोशिका के अंतर्गत प्रवेश करने देती है, जिसके कारण जीवंत कोशिका द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान संभवित होता है। तो कोशिका भित्ति के कार्य है, नंबर 1 कोशिका का आकार बनाए रखती है, नंबर 2 वनस्पति कोशिका को यांत्रिक मजबूती देती है, नंबर 3 अधिक जल शोषण से बचाती है, और नंबर 4 कोशिका को यांत्रिक मजबूती देती है। अभी बच्चों हम चर्चा करेंगे कि वनस्पति कोशिका और कवक और बैक्टीरिया की कोशिका को बहुत ही मंद विलयन में रखते हैं, फिर भी वो टूट नहीं जाती। क्यों? तो वनस्पति कोशिका और कवक और बैक्टीरिया की कोशिका के अंतर्गत कोशिका भित्ति होती है। यह कोशिका को बहुत मंद विलयन में रखा जाता है। मतलब मंद विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसके अंतर्गत पानी ज़्यादा है। तब आश्रुति द्वारा यह पानी है, यह इन कोशिकाओं में प्रवेश करता है। परिणाम स्वरूप कोशिका फूलती है, क्योंकि आश्रुति का नियम यही है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पानी जाता है। तो वनस्पति कोशिका या फूग या बैक्टीरिया की कोशिका को जब हम मंद विलयन में रखते हैं, तब क्या होगा कि आश्रुति के नियम के अनुसार पानी वनस्पति कोशिका में या कवक की कोशिका में या बैक्टीरिया की कोशिका में प्रवेश करता है और वह फूलती है। अभी आश्रुति द्वारा जो पानी अंदर गया, ठीक है, आश्रुति द्वारा जो पानी अंदर गया, वो पानी अंदर गया तो वो पानी कोशिका रस से कोशिका भित्ति पर दबाव उत्पन्न करेगा। परंतु कोशिका भित्ति निर्जीव है। कोशिका भित्ति कैसी है? निर्जीव है। इसीलिए वो समान दबाव कोशिका रस पर डालती है। मतलब कोशिका रस कोशिका भित्ति पर दबाव करेगा, जबकि कोशिका भित्ति उतना ही दबाव वापस कोशिका रस पर करेगी। कोशिका भित्ति के कारण यह कोशिका बाहर के माध्यम में होने वाले सांद्रता के अंतर्गत अधिक से अधिक परिवर्तनों का सामना कर सकती है। इसलिए डॉट 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 मतलब वनस्पति कोशिका और कवक और बैक्टीरिया की कोशिका को हम बहुत ही मंद विलयन में रखते हैं, फिर भी वो टूटती नहीं है। दूसरी बात है बच्चों कि अभिरंजक का उपयोग, कोई भी कोशिका को हम कलरफुल देखना चाहते हैं तो अभिरंजक का उपयोग करना होगा, बराबर। और अभिरंजक के रूप में मिथिलीन ब्लू, सैफ्रेनिन या आयोडीन, दूसरा है मिथिलीन ब्लू और तीसरा है सैफ्रेनिन। मिथिलीन ब्लू और तीसरे नंबर पर है सैफ्रेनिन। इनका उपयोग होता है अभिरंजक के रूप में। आयोडीन, मिथिलीन ब्लू और सैफ्रेनिन ये द्रव्यों का उपयोग होता है अभिरंजक के रूप में। अभी प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक गोलाकार रचना दिखती है, जिसे हम कोशिका केंद्रक कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक गोलाकार रचना दिखती है, उसे हम कोशिका केंद्रक कहते हैं। तो बच्चों अगली टिप्पणी के अंतर्गत थोड़ा सा अभ्यास करेंगे कि कोशिका केंद्रक किसे कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक गोलाकार रचना दिखती है, जिसे हम कोशिका केंद्रक कहते हैं। अभी कोशिका केंद्रक के आधार पर कोशिका के दो प्रकार है। एक है सुकोष केंद्रीय कोशिका और दूसरी है आदिकोष केंद्रीय कोशिका। कोशिका केंद्रक के आधार पर कोशिका के दो प्रकार है, सुकोष केंद्रीय कोशिका और आदिकोष केंद्रीय कोशिका। तो सुकोष केंद्रीय कोशिका और आदिकोष केंद्रीय कोशिका, ये कोशिका केंद्रक के आधार पर कोशिका के दो प्रकार है। उसमें से जो सुकोष केंद्रीय कोशिका है, उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि केंद्रक पटल होगा और रंग सूत्रीय द्रव्य होगा। सुकोष केंद्रीय कोशिका में केंद्रक पटल और रंग सूत्रीय द्रव्य, केंद्रक पटल और
रंगसूत्रीय द्रव्य अंतर्गत होता है। प्रत्येक कोशिका केंद्रक बाहर की ओर द्विस्तरीय आवरण रखता है। जैसे कि कोशिका है, उसमें कोशिका केंद्र है, ये बाहर की ओर द्विस्तरीय आवरण रखता है, तो इसे कहते हैं केंद्रक पटल। कोशिका केंद्रक पटल में आने वाले छिद्र, अब इसको थोड़ा जूम करके हम बताते हैं किस तरह। जैसे कि एक कोशिका है, ये केंद्रक है, उसकी ओर द्विस्तरीय आवरण है, ये केंद्रक पटल है। इसके अंतर्गत जो भी छिद्र होते हैं, वो छिद्र द्वारा द्रव्यों का कोशिका केंद्रक के अंदर की ओर और बाहर की ओर कोशिका रस की ओर परिवहन होता है। मतलब ये छिद्र द्वारा ही जो कोशिका रस में रहे हुए द्रव्य केंद्रक में जाते हैं और केंद्रक में रहे हुए द्रव्य कोशिका रस में आते हैं। क्या कहा? छिद्र द्वारा केंद्रक पटल में जो भी छिद्र होंगे उनके द्वारा कोशिका रस में रहे हुए द्रव्य केंद्रक में जाते हैं और केंद्रक में रहे हुए द्रव्य कोशिका रस में आते हैं। जबकि बात करते हैं रंगसूत्रीय द्रव्य की, जिस कोशिका विभाजन अवस्था में न हो वैसे रंगसूत्रीय द्रव्य डोरी के जत्थे के जैसी रचना दर्शाते हैं। रंगसूत्रीय द्रव्य के भाग के रूप में डीएनए होता है। डीएनए रंगसूत्रीय द्रव्य के भाग के रूप में क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। जब कोशिका विभाजन की ओर आगे बढ़ती है तब रंगसूत्रीय द्रव्य छड़ जैसे आकार की संरचना दर्शाती है, जिसे हम रंगसूत्र कहते हैं। जब कोशिका विभाजन की ओर आगे बढ़ती है तब रंगसूत्रीय द्रव्य छड़ जैसी रचना प्राप्त करती है, जिसे हम रंगसूत्र कहते हैं। रंगसूत्र जो होते हैं वो आनुवंशिकता के लिए जरूरी माहिती, जो भी जरूरी सूचना है, वो लक्षण, जरूरी सूचनाओं के लक्षण डीएनए के अणु के स्वरूप में होते हैं। रंगसूत्र के अंतर्गत आनुवंशिकता के लिए जो भी सूचनाएं होती है वो सारे लक्षण डीएनए के स्वरूप में होते हैं। और जो रंगसूत्र होते हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। विकल्प है, रंगसूत्र होते हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए के अणु कोशिका की संरचना और आयोजन की आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। डीएनए के टुकड़े को हम जीन कहते हैं। डीएनए के कार्यकारी टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के कार्यकारी टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के कार्यकारी टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जीन। नेक्स्ट, कोशिका केंद्रक के कार्य। कोशिका केंद्रक कोशिका में होने वाली विविध क्रियाओं का नियमन करता है। विविध क्रियाओं का नियमन। कोशिका केंद्रक कोशिका में होने वाली विविध क्रियाओं का नियमन करता है। ओके, पहला कार्य है कोशिका में होने वाली विविध क्रिया, मतलब कोई भी सभी प्रक्रिया, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रिया कोई ना कोई कोशिका द्वारा होती है। कोशिकीय प्रजनन में केंद्रस्थ भाग प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के कारण एक कोशिका में से दो नई कोशिका बनती है। कोशिकीय प्रजनन में केंद्रस्थ भाग प्रदान करता है, इसी के कारण एक कोशिका के विभाजन से दो नई कोशिका बनती है। कोश की रासायनिक प्रवृत्ति द्वारा कोशिका का विकास होता है और वो परिपक्वता के और आगे बढ़े, इसलिए कोशिका केंद्रक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। कोशिकीय रासायनिक प्रवृत्ति द्वारा कोशिका का विकास होता है और वो परिपक्वता की ओर आगे बढ़े, उसमें कोशिका केंद्रक महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। रंगसूत्र में जो भी डीएनए है वो आनुवंशिक लक्षणों की माहिती रखते हैं और उनके द्वारा जो लक्षणों का वहन है वो आने वाली पीढ़ी में होता है। जैसे कि पिता में से उनकी आने वाली पीढ़ी में, जैसे कि पुत्र में लक्षणों का वहन, मतलब रंगसूत्र के अंतर्गत जो भी डीएनए होगा वो डीएनए के अंतर्गत आनुवंशिक सूचनाएं होगी, वो आनुवंशिक सूचनाओं के द्वारा ही लक्षणों का वहन आने वाली पीढ़ी में होता है। आज के वीडियो में बस बच्चों इतना ही। कल के वीडियो के अंतर्गत हम कोशिका केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार और सजीव कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, सुकोश केंद्रीय कोशिका और आदिकोश केंद्रीय कोशिका। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।